हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के मैथ्स के टॉपिक एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स को। यह एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट लेक्चर 1 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए आपको जैसा कि पता होगा कि जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के रिगार्डिंग हमने आपका लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है, कंसेप्ट लेक्चर स्टार्ट किया है, जिसमें कि पहले टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी के सभी कंसेप्ट को हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में आपको हमने कवर कर दिया है। ये जो आपका नाविक जीडी मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 होगा और इस लेक्चर 4 से हम आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट लेक्चर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके कंसेप्ट आपके लगभग 5 लेक्चर्स तक जाएंगे और इस 1 से 5 लेक्चर्स के बीच में आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सारे कंसेप्ट आपको बता दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो सभी वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखिएगा और इन वीडियोज़ के PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए जाएंगे। लिंक पर क्लिक करके सभी PDFs को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। आपको सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि हम किन किन टॉपिक्स को इस वीडियो सीरीज में डिस्कशन करेंगे। तो इस पर्टिकुलर वीडियोस में यानी कंसेप्ट लेक्चर 1 में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें पहला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आप सोच रहे होंगे कि ये जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है ये आपने पहले भी फिजिक्स में भी पढ़ रखा होगा। तो बिल्कुल पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पे जो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन जानेंगे वो सिर्फ यहाँ पे इसके यूजेस को समझेंगे कि इसका कैसे यूज करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, बस दूसरा कुछ नहीं है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और इन सभी से कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स को भी जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो लेक्चर्स की ओर और आपको फर्स्ट टॉपिक्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो हेडिंग लगाइएगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को लिखा जा रहा है, उसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम अगर एक्स को लिखेंगे तो वो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, DISPLACEMENT। एक्स आपको डिस्प्लेसमेंट बताएगा, वी क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी बताएगा, और आपको ए क्या बताएगा, आपका एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक है, और ये सभी चीज़ होगा एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट टाइम टी पे। ठीक है, चलिए तो जैसे कि आपने पढ़ा भी रखा है कि आपका जो आपने मोशन पढ़ा होगा, मोशन चैप्टर्स आपने फिजिक्स में, वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा कि v इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, v को लिखते हैं हम dx अपॉन dt। v को क्या लिखते हैं हम dx अपॉन dt, और यहाँ से जो a का वैल्यू होता है यानी एक्सेलेरेशन होता है, हम एक्सेलेरेशन को क्या लिखते हैं dv बाई dt लिखते हैं। इस v के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, dx अपॉन dt लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, d यहाँ पे dx अपॉन dt और नीचे क्या हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2x बाई dt2। क्या हो जाएगा, d2x बाई dt2। तो आप एक्सेलेरेशन को d2x बाई dt2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो पहले आपको याद रखना है कि v का वैल्यू क्या होगा, dx अपॉन dt होता है, और दूसरा आपको याद रखना है a इज इक्वल टू क्या होता है आपका d2x बाई dt2। ठीक है, ये दो आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखना है। चलिए एक और चीज़ आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या होता है, हम एक्सेलेरेशन को dv बाई dt से भी डिनोट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से आपके फिजिक्स में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपके मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके हेडिंग दिए जा रहे हैं उसको आप हेडलाइन इसको बॉक्स में डाला जा रहा है उसको भी आपको याद रखते रहना है, ताकि क्या हो, ये आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प कर पाए। अब चलिए इनसे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल को सीखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है, पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई v स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 3x। एक पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव्स कर रहा है और उसका वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन आपको दिया जा रहा है, जो कि कितना है, v स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 3x आपका रिलेशन दिया जा रहा है। तो आपको पूछा जा रहा है कि वेयर x मेजर फ्रॉम फिक्स पॉइंट, x जो है वो फिक्स पॉइंट से मेजर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सेलेरेशन क्या होगा। आप कैसे एक्सेलेरेशन को फाइंड कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके फिजिक्स में भी बन सकते हैं और मैथमेटिक्स में भी बन सकते हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि अगर मैथ्स में पूछ दे तो आप समझिएगा ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है, मैथ में क्यों पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, एक्सेलेरेशन का वैल्यू क्या होगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, एक्सेलेरेशन का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए एक बार फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। ए पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन सच ए वे दैट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाई, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी आपको दिया जा रहा है, यानी v और x के बीच रिलेशन दिया जा रहा है, तो आपको एक्सेलेरेशन पूछा जा रहा है। तो आपने सीखा है कि एक्सेलेरेशन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, dv बाई dt होता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड क्या करेंगे, t से उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू टी से हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू वी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का डिफ्रेंशिएशन तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, -3 हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू वी और ये क्या हो जाएगा, dv बाई dt। आपने पढ़ा है तुरंत अभी हमने आपको बताया कि dv बाई dt जो होता है ये क्या होता है, आपका एक्सेलेरेशन लिखा जाता है। हम dv बाई dt को a से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल a लिख देंगे, ये -3 रह जाएगा। और dx अपॉन dt को हम क्या पढ़े अभी तुरंत, हम dx अपॉन dt को v लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम सिंपल v लिख देंगे। एक v से दूसरा v कट जाएगा यहाँ पे, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब आंसर मैच कीजिएगा, a का वैल्यू कितना हो गया, -3/2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम बनाते हैं। अब आपको शायद ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगा।
ठीक है। यदि आपको वेलोसिटी का रिलेशन आपको अगर डिस्प्लेसमेंट में दिया जाए, ठीक है, तो तब भी आप वहाँ पे एक्सलेशन निकाल सकते हैं। 2 बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, आपका एक्सलेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी करके फाइंड इसको कर सकते थे। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं, उससे पहले हम एक और एग्जांपल्स को यहाँ पे जानेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ए पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन ड्यूरिंग द टाइम t = 0 टू t = 3। एक पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, टाइम t = 0 से लेकर टाइम t = 3 सेकंड तक, ठीक है। सेकंड आपको नहीं दिया जा रहा है, आप सिंपली यूनिट कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे t = 0 से t = 3 तक क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉज, यानी इस लॉ पे क्या कर रहा है, यानी इस पाथ पे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, आप यह बताइए। एवरेज वेलोसिटी होता है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आपने एवरेज वेलोसिटी यह भी पढ़ा है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे t = 0 से आपका t = 3 तक कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसको देखकर आप क्या कर सकते हैं, टोटल टाइम से डिवाइड कर सकते हैं। उससे भी आपको क्या निकलेगा, एवरेज वेलोसिटी निकलेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, आप t = 0 पे वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए और t = 3 पे वेलोसिटी फाइंड कर लीजिए। 2 वेलोसिटी पता है तो 2 का एवरेज कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ देंगे, बटे 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो किसी भी 2 क्वांटिटी का एवरेज तो तभी निकलेगा ना, जब दोनों को जोड़ने के बाद हम 2 से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, उसका एवरेज निकल जाएगा। तो हम दूसरे वाले तरीका को अपनाएंगे, क्योंकि पहला वाला तरीका आपने बहुत किया है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं फिजिक्स में, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिएगा, हम आपको कुछ दूसरे तरीके से यहाँ पे बताने वाले हैं। एस का वैल्यू आपको दिया जा रहा है एस = 15t - 2t², ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपने पढ़ा है कि v = क्या होता है, dx/dt होता है, या फिर आप इसको ds/dt भी लिख सकते हैं। x और s क्या बताता है आपको, ये आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, हमने पहले भी कह के रखा है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट किया जा रहा है, तो यहाँ पे ds/dt लिखेंगे। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड क्या करेंगे, t से डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ds/dt हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -4 × t हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं v। तो v = क्या हो गया आपका 15 माइनस, ठीक है, 15 एक सेकेंड 15 - 4 × t। v का वैल्यू आपको पता चल चुका है। हम क्या करेंगे अब v का वैल्यू जब हमें पता चल चुका है, तो हम t = 0 पे v का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो t = 0 पे v का वैल्यू क्या होगा, t के जब पे 0 पुट कर देंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। t = 3 सेकंड पे v का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी t = 3 पे, तो क्या हो जाएगा 15 - 4 × 12, तो 15 में से 12 कितना हो गया, 3 हो गया। आपको क्या पूछा जा रहा है, एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, यानी v एवरेज पूछा जा रहा है। तो आप कैसे फाइंड कीजिएगा, हम आपको बताएं तुरंत अभी कि जब भी आपको किसी 2 क्वांटिटी के एवरेज निकालना पड़ता है, तो दोनों को हम जोड़ते हैं, बटे 2 से भाग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 15 + 3 कर देंगे, अब बटे क्या करेंगे, 2 कर देंगे, ठीक है। तो 15 + 3 कितना होता है, 18, 18 बटे 2 यानी कितना, 9 टाइम्स कटेगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 9। यानी वी एवरेज का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, 9 के बराबर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे यूनिट नहीं दिया जा रहा है, तो उसका कोई यहाँ पे जरूरत भी नहीं है। ऐसे वेलोसिटी का यूनिट मीटर/सेकंड होता है, पता है आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से क्या करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के हम क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन आपका यूज किया जा रहा है, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन, और उसका एप्लीकेशन यानी उसका कहाँ कहाँ यूजेज है, तो उसका यूजेज मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी होता है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आपके टॉपिक इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, आपको डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, ये सभी चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन में, नेवी के एग्जामिनेशन में, एयरफोर्स के एग्जामिनेशन में, एनडीए के एग्जामिनेशन में, सभी एग्जामिनेशन में ये आपके कंसेप्ट आपके इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें कि हम मानते हैं कि y = क्या है आपका, f(x) एक फंक्शन है, ठीक है। y = क्या है, f(x) एक फंक्शन है, ठीक है। और क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। हमने माना कि y = f(x) क्या है, इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। देखिए y = f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, हमने ऐसा माना। तो ये इंक्रीजिंग कब होगा, उस कंडीशंस को यहाँ पे हम बताने वाले हैं। y = f(x) क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये आखिर इंक्रीजिंग कब होगा, किस कंडीशन में होगा, उस बातों को यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि इफ y = f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इफ y = f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ f of x इंक्रीजेज, इफ f of x, देखिए कहा जाता है कि इफ y = f(x) क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ऐसा तभी होगा जब f(x) क्या होगा, इंक्रीज करेगा एज x इंक्रीज। यानी कहने का मतलब अगर x के वैल्यू को क्या करें, हम इंक्रीज करें, तो हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए, अभी इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अगर अच्छे से समझे कि मान लेते हैं कि x1 अगर क्या है, बड़ा है x2 से, x1 अगर मानते हैं कि बड़ा है किससे, x2 से, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से लिखते हैं,
x1 क्या है, बड़ा है x2 से, हमने ऐसा माना कि x1 क्या है, बड़ा है x2 से, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग f ऑफ x1 यानी फंक्शन में अगर हम x1 डालें और उस फंक्शन में क्या करें हम x2 डालें, तो वो जो f ऑफ x1 होगा वो क्या होगा आपका, बड़ा होना चाहिए f ऑफ x2 से। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन में कहता है कि फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग तभी माना जाएगा जब उसके x के वैल्यू को इंक्रीज करने से वो फंक्शन भी क्या होना चाहिए, हमारा इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया कि आपका अगर x1 ग्रेटर देन x2 होगा तो आपका f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 होगा। तो ये तो आपका क्या होगा, आपका इसका कह सकते हैं कि स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे अगर इस फंक्शन को अगर सॉल्व करना रहेगा इसको मैथमेटिकली, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में कहा जाए तो यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ एक और चीज़ यहाँ पे जुड़ता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है यानी डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। आपको इस बात को याद रखना है, ये क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हमने यहाँ पे स्टार आपको लगा दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है आपके इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। एक इंक्रीजिंग फंक्शन का आप ग्राफ दिखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम GRA, ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन का एक ग्राफ आप देखिएगा यहाँ पे। चलिए तो हम बनाते हैं कि एक y एक्सिस है और ये क्या आपका एक x एक्सिस है। ठीक है, एक y एक्सिस है और दूसरा क्या आपका x एक्सिस है। ठीक है, एक फंक्शन लिखिएगा y इक्वल टू लॉग ऑफ ax, ये क्या है आपका एक फंक्शन है, तो हम इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर, चलिए तो y इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ x का हम क्या करने वाले हैं, ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। ये y एक्सिस है और ये क्या है x एक्सिस। तो y एक्सिस का जो ग्राफ होता है, y इक्वल टू लॉग x का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है आपका इस प्रकार से होता है। तो ये जो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्या है, हमें इंक्रीजिंग के बारे में बता रहा है। तो y इक्वल टू लॉग x क्या है आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ से आप ये भी याद कर रखिएगा कि y इक्वल टू लॉग x क्या है आपका, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा ये ग्राफ जो है क्या आपका y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स पे होता है। ठीक है, यानी ए बेस पे एक्स का ये ग्राफ है, लॉग एक्स का ग्राफ है, जो कि बेस क्या है इसका ए है। और यहाँ पे जो ए है, ये जो ए आपका होता है वो क्या होता है आपका ग्रेटर देन 1 होता है। आप इस बात को याद रखिएगा कि जब ए आपका ग्रेटर देन 1 होता है तो वाई इक्वल टू लॉग एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे अगर लॉग ए का वैल्यू क्या हो, लेस देन 1 हो तो उसका ग्राफ अलग होगा। ठीक है, उसका ग्राफ अलग होगा, वो आपको हम जस्ट अभी बताएंगे, लेकिन जो आपको बताया जा रहा है आप उसको याद रखिए। यदि आपको y इक्वल टू लॉग एक्स दिया जाए और यहाँ पे जो आपका जिस बेस पे है ये ग्राफ, वो आपका बेस जो है वो आपका ग्रेटर देन 1 हो, तो आप कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो होगा कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब चलिए तो ये क्या हो गया आपका इंक्रीजिंग फंक्शंस का बारे में हो गया। इंक्रीजिंग फंक्शंस का एक हमने आपको ग्राफ भी बताया कि इंक्रीजिंग फंक्शन इस प्रकार से हमें बताता है जो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका इंक्रीज हो रहा है आगे की तरफ। नेक्स्ट आपको बता दें कि यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है कि डी बाई डी एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। अब हम बात करने वाले हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में, तो हेडिंग लगाइएगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम स्टेटमेंट यहाँ पे होगा जो कि हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शंस के स्टेटमेंट को पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अ फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को डिक्रीजिंग माना जाएगा इफ एफ एक्स डिक्रीजेज एज एक्स इंक्रीज। यानी कहने का मतलब अगर हम एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, घटना चाहिए जब एक्स को क्या करें हम बढ़ाएं। किसी भी फंक्शंस को डिक्रीजिंग तभी माना जाएगा यदि हम उस फंक्शन में एक्स को बढ़ाते हैं तो हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, घटना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर हमारा फंक्शन में x1 मानते हैं कि क्या है हमारा ग्रेटर देन x2 है, यदि x1 क्या है ग्रेटर देन x2 है। ठीक है, x1 क्या आपका ग्रेटर देन x2 है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका डिक्रीजिंग फंक्शंस के अकॉर्डिंग f ऑफ x1 और f ऑफ x2 में कौन सा बड़ा होना चाहिए, आपका f ऑफ x2 बड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका डेफिनेशन ये कहता है कि किसी भी फंक्शंस को डिक्रीजिंग तभी माना जाएगा जब हमारा फंक्शन में अगर हम x को बढ़ाते हैं तो हमारा फंक्शंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा वाला वैल्यू x1 है और छोटा वाला वैल्यू x2 है। तो बड़े वाले वैल्यू का जो अगर फंक्शन में डालते हैं तो वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और छोटे वाले वैल्यू को जब हम फंक्शन में डालेंगे तो क्या होगा, वो बड़ा होना चाहिए। तभी हम समझेंगे कि ग्राफ कैसा है, हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे कुछ एक और आपका इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि आपको काम आएंगे क्वेश्चंस को बनाने समय, कि जो आपके डेरिवेटिव होते हैं यानी डी वाई बाई डी एक्स होता है डिक्रीजिंग फंक्शन का, वो क्या होता है आपका लेस देन जीरो होता है। याद रखिएगा डी वाई बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव जो होता है आपका कौन सा फंक्शन का, डिक्रीजिंग फंक्शन का, वो क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। देखिएगा हम इसका कितना आपको यूज करके बताएंगे आपको जब हम एग्जाम्पल देंगे उस समय। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है। अब हम नेक्स्ट जानेंगे कि आपका कुछ ग्राफ्स के बारे में, यानी आप कह सकते हैं हेडिंग लगा के कि ग्राफ्स ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ग्राफ ऑफ, थोड़ा सा ग्राफ को भी समझिएगा, ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, हेडिंग लगाइएगा ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन में हम क्या जानने वाले हैं, आपको बता दें कि आप लिखिएगा y इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स, यानी y इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ होगा। और यहाँ पे जो a बेस है वो a का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा आपका 0 से 1 के बीच में होगा, यानी आप कह सकते हैं कि 1 से छोटा होगा।
हमने आपको प्रीवियस आपके जो इंक्रीजिंग फंक्शन बता रहे थे तो उसमें हमने आपको कहा था कि ग्राफ इंक्रीजिंग तभी माना जाएगा जब log x के ग्राफ में आपका जो a का वैल्यू होगा यानी जो बेस का वैल्यू होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन में जब आपका ग्राफ का यानी जब आपके लॉग में जो बेस है a उसका वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में रहेगा तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ किस तरह से खींचते हैं, इस प्रकार से, ठीक है, घटते हुए, ठीक है, देख सकते हैं आप, घटता हुआ क्या है, घटता हुआ। आप देख सकते हैं कि इसका स्लोप पहले यह था, फिर यह था, फिर यह था, फिर यह था, फिर यह था, आपका यानी स्लोप हमेशा घटता जा रहा है, ठीक है, स्लोप आपका घटता जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में तो इंक्रीजिंग फंक्शन का देखिए स्लोप हमेशा बढ़ेगा, आपको देख सकते हैं हर जगह स्लोप आपका इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का ऐसा ग्राफ होता है। स्लोप क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में बढ़ता है, डिक्रीजिंग फंक्शन में घटता है, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। ये किसका ग्राफ है, तो ये आपका ग्राफ है वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का, ठीक है, यानी ए बेस पे यानी लॉग एक्स का यह ग्राफ है, ठीक है। चलिए समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल्स आपको हम जस्ट थोड़ी एक दो और कंसेप्ट बताने के बाद ही हम आपको बताएंगे। आपको हमने इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं वो दोनों बता दिया हमने, मोशन इन स्ट्रेट लाइन उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हमने आपको यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब हम आपको बताने वाले हैं नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। समझिएगा, ये ज़्यादा कुछ लंबा कंसेप्ट है नहीं, ये भी आपको एक तरह से क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग कहने का मतलब सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग कहने का मतलब सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि यहाँ पे जो फंक्शन होंगे आपके इंक्रीजिंग के साथ साथ कांस्टेंट भी रह सकते हैं। तो इसका ग्राफ आप समझ लीजिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें ज़्यादा लिखने का वाला फालतू काम नहीं होता है, समझना होता है, मैथमेटिक्स से समझना होता है और क्वेश्चन बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका y और x के बीच में अगर ग्राफ देंगे तो आप देखिएगा, मान लेते हैं कि हम एक ग्राफ प्लॉट करें किसी फंक्शन का, तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है, हमारा जो फंक्शन है, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से प्लॉट कर ले, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है आपको बता रहा होगा, आप इस ग्राफ में देखिए कहीं भी आपको डिक्रीजिंग नहीं नजर आ रहा होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, भले यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ में कहीं डिक्रीजिंग आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी ग्राफ को कहते हैं हम नॉन डिक्रीजिंग, यानी कहीं पर डिक्रीज नहीं करे। ये आपका जो यहाँ पे डी वाई डी एक्स क्या होगा, आपका ग्रेटर देन जीरो होगा। डी वाई डी एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ पे डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा आपका, जीरो के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है। डी वाई डी एक्स क्या होगा यहाँ पे, जीरो के बराबर होगा। और यहाँ पे क्या होगा आपका डी वाई डी एक्स जो होगा आपका, वो क्या होगा आपका, बताइए, ये भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें क्या हो आपका डी वाई डी एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो हो, इक्वल टू जीरो हो सकता है, लेकिन आपका कभी भी लेस देन जीरो नहीं होगा। तो इसके हम नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस को थोड़ा सा और अच्छे से लिख ले, तो आप यहाँ पे लिखेगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस जगह लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो यहाँ पे लिखेगा आप कि यहाँ पे भी जो आपका फंक्शन होता है वो क्या होता है, यहाँ पे x1 क्या होता है, ग्रेटर देन x2 होता है। और आपका f ऑफ x1 जो होता है आपका क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x2 होता है, ठीक है। यानी इक्वल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। याद रखिएगा, हमने आपको जब इंक्रीजिंग बता रहे थे उसमें हमने आपको क्या कहा था कि फंक्शन सिर्फ क्या होता है, ग्रेटर देन हो सकता है। देखिए यहाँ पे जब इंक्रीजिंग हमने आपको कहा था तो फंक्शन क्या होता है, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। लेकिन जब हम नॉन इंक्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी मतलब जब हम नॉन डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब हमारा ग्राफ क्या होगा, ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल टू का भी साइन दिया जाएगा। आपको इस बात को याद रखना है। वहाँ पे हमने आपको एक और बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन बताते समय कि यहाँ पे जो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो हमारा डेरिवेटिव होता है यानी डी वाई जो डी एक्स होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो के साथ साथ इक्वल टू भी जीरो हो सकता है, जो कि हमने यहाँ पे आपको बताकर दिखाया है कि डी वाई डी एक्स क्या है आपका, इक्वल टू जीरो है। तो ये क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, समझ रहे हैं। ये हमें क्या बताता है, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बताता है। अब हम पढ़ेंगे नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, इंक्रीजिंग ना हो, ऐसा फंक्शन जो कि क्या हो, इंक्रीजिंग ना हो, ठीक है। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शंस का ग्राफ कैसा होगा, आप सबसे पहले इसको समझिए, ठीक है। तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस, ये क्या होगा आपका वाई एक्सिस। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अब हम प्लॉट करने वाले हैं अपने ग्राफ को। तो हमारा ग्राफ मान लीजिए इस प्रकार से है, इस प्रकार से है और इस प्रकार से है, ठीक है। तो आप इन सभी जगह देखिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या आपका लेस देन जीरो है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर देखिएगा आप तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आपका इक्वल टू जीरो है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको डी वाई डी एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो ही दिखेगा। यानी कहने का मतलब कि नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन वही फंक्शन होता है जहाँ पे फंक्शन क्या हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए लिखिएगा यहाँ पे क्या होता है आपका x1 क्या होता है, ग्रेटर देन x2 होता है। तो f ऑफ x1 जो होता है आपका वो क्या होता है आपका, लेस देन होता है किसके, f ऑफ x2 से। ये भी आपने पहले से पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे लेस देन के साथ साथ एक नया साइन आता है जो कि इक्वल टू, यानी इक्वल भी हो सकता है, ठीक है।
अब चलिए यहाँ पे हमने आपको एक और चीज़ बताया था कि जब फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होता है, फंक्शन क्या होता है जब आपका डिक्रीजिंग होता है तो उस कंडीशन में डीवा बाई डी एक्स जो होता है, फंक्शन जब आपका डिक्रीजिंग होता है तो उस कंडीशन में जो डीवा बाई डी एक्स होता है, डीवा बाई डी एक्स क्या होता है, वो क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। लेकिन यहाँ पे लेस देन जीरो के साथ साथ क्या होगा, इक्वल टू भी जीरो होगा। जैसे आपने ग्राफ में यहाँ पे देखा कि यहाँ पे क्या है, इक्वल टू जीरो है। तो ये क्या हो गया, आपको यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपको पता चल चुका है। तो क्या हो गया आपका नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन। जब आपके क्वेश्चंस में दिया जाए कि हमारे दिए हुए फंक्शंस पूछा जाए कि किस इंटरवल में नॉन इंक्रीजिंग है, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को लेस देन इक्वल टू जीरो के बराबर करेंगे। यदि आपको सिंपल पूछा जाए कि किस आपके इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ डिक्रीजिंग है, तो वहाँ पे आप डी वाई बाई डी एक्स को सिर्फ लेस देन जीरो करेंगे, ना कि इक्वल टू। वहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं देंगे। तो ये बेसिक क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। आपको सभी चीज़ों को अच्छे से बता दे। हमने मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, उसके रिगार्डिंग एग्जांपल बताया। मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमने आपको कहा है कि v इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। ए को हम डी टू एक्स बाई डी टू भी लिख सकते हैं। उसके रिगार्डिंग 2 एग्जांपल्स बताया और हमने आपको अच्छे से उसको यूज करना हमको सिखा दिया। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, ये 4 आपको हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बाद हमने आपको बताया है। जिसमें आपको इंक्रीजिंग फंक्शन ने बताया है सभी चीज़ों को हटा दे, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में आपको इतना याद रखना है कि वहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है। और आपका नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक इक्वल टू का साइन बढ़ जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो होता है, और नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन में डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो के साथ साथ इक्वल टू जीरो भी होता है। तो ये 2 चीज़ क्या होते हैं, उस दोनों में आपके अंतर देखने के लिए मिलते हैं। इस चारों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सो आपको इन बात पर ध्यान अच्छे से आपको रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब चलिए आपको बता दें कि आपको इसके रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल्स आपको देना होगा। तो यहाँ पे अभी हम आपको नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको मोनोटोनिक फंक्शन बताएंगे, और उस मोनोटोनिक फंक्शंस को बताने के बाद हम आपको इन सभी चीज़ों से रिलेटेड और भी अच्छे से आपको एग्जांपल देंगे, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इस कारण से एग्जाम्पल हमने इस वीडियोज़ में नहीं डाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मोनोटोनिक फंक्शंस खत्म करेंगे, उसके कंडीशंस को खत्म करेंगे, तब हम आपको इसके रिगार्डिंग अच्छे से एग्जांपल बताएंगे, और वहाँ पे हम आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।